नमस्कार। आज हम आपके समक्ष फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो प्रस्तुति लेके। और आज का हमारा विषय है हाल ही में पारित हुए कृषि सुधार कानून जो हैं उन्हीं के ऊपर। तो जब से ये कानून पारित हुआ है तब से इसका समर्थन भी है और इसका काफ़ी विरोध भी है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ पृष्ठभूमि में जो घटनाएं हुई जिनकी वजह से इस कानून की ज़रूरत सी महसूस हुई थी और क्या है ये कानून और इसके प्रावधान क्या है और क्यों इसका विरोध हो रहा है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो इससे पहले कि हम कृषि सुधार जो विधेयक जो लोकसभा ने 17 सितंबर 2020 को पारित किया, फिर ये विधेयक 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा में पारित हुआ और तत्पश्चात हमारे माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने इस पर हस्ताक्षर किया और ये उसके बाद से एक कानून बन गया। तो इससे पहले कि हम इस कानून के बारे में बात करें, हमें कुछ एक ऐसे नियम हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। वो इसके लिए है क्योंकि जो लोग इनका विरोध करते हैं उनका ये कहना है कि जब हमारे पास एक कानून अभी भी मौजूद है जिसे हम APMC एक्ट के नाम से जानते हैं, वो अगर है तो हमें इस नए कानून की ज़रूरत क्या थी। तो सबसे पहले समझते हैं APMC एक्ट है क्या। APMC एक्ट 60 से 70 के दशक में बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भी उस टाइम पे जो लोग खेती कर रहे थे वो बहुत ही असंगठित एक तरीके से व्यवसाय था और ज़्यादातर जो ज़मींदार थे वही उनकी उपज को खरीदते थे और किसानों के पास कोई मापदंड नहीं था। तो इसका उद्देश्य इस कानून का ये था कि किसी तरीके से इसको एक ऐसी व्यवस्था में तब्दील किया जाए जहाँ पे किसान जो है अपनी फसल को अपने उत्पाद को बेच सके और उनको उसकी उचित कीमत मिल सके ताकि जो व्यापारी हैं वो उनके साथ में कोई ज़्यादती ना कर सके। इस कानून की मुख्य बात यह है कि किसान का या किसान के उत्पाद पे पहला हक APMC का है। ये APMC क्या है? ये जो हम अपने आसपास में जो मंडियां हैं उन्हीं को वो इसी कानून के तहत बनाई गई थी और चलाई जा रही है। तो मंडियों में व्यवस्था ये है कि वहाँ पे आड़ती यानी कमीशनिंग एजेंट होते हैं जो किसानों से सामान खरीदते हैं, जो फिर बाद में FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उनको खरीदती है। वो अपने गोदामों में उसका स्टोरेज करती हैं और फिर वो आगे उसको भेजा जाता है विक्रय के लिए, चाहे वो जो सरकारी PDS सिस्टम हैं उनके थ्रू या दूसरे विक्रेताओं को बेचा जाता है जिससे कि वो हमारे घरों तक पहुंचता है। दूसरा जो एक कानून है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है वो है असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। ये जो नियम है ये 1955 में लागू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि काला बाजारी और जो भंडारण होता है जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा भंडारण कर दिया जाता है दामों को बढ़ाने के लिए, उसको रोका जा सके। और यह कानून ये कहता है कि आप कितना भंडारण कर सकते हैं, कितना आप निर्यात आयात इन सबको कंट्रोल करता है। तो ये दो मुख्य कानून थे जो कि इस पूरी व्यवस्था को गवर्न करते थे। सन 2004 में जैसे कि हम सब ने पढ़ा है कि जो हमने देखा है कि किसानों के बीच में बहुत दिक्कतें थी और जिसकी वजह से बहुत सारे किसान आत्महत्या करने पे मजबूर थे। तो इसको लेके भारत सरकार की चिंता हमेशा बनी रही थी और इसी सिलसिले में सन 2004 में भारत सरकार ने
एक आयोग का गठन किया श्री एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में, और इसको इन्होंने नाम दिया राष्ट्रीय किसान आयोग या नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स। इस आयोग ने सन 2004 से लेकर 2006 तक, दिसंबर 2004 से लेकर अक्टूबर 2006 तक 5 अलग अलग रिपोर्ट रखी हैं सरकार के सामने, और इसमें इन्होंने मूलभूत तरीके से क्या क्या समस्याएं थी किसानों की, जो कि मुख्य कारण थे किसानों के चिंता का, या किसानों के जो हित में नहीं थी, या जो मुख्य कारण थे एक तरीके से किसानों के स्ट्रेस का, उसके बारे में उन्होंने अपने विचार रखे। और ये जो कारण बताए गए थे मुख्यतः 6 कारण थे। पहला कारण था कि किसानों को या तो पानी ठीक से नहीं मिल रहा है या ठीक मात्रा में नहीं मिल रहा है। जैसे कि हम देखते हैं विदर्भ हो गया और आंध्र के कई ज़िले हो गए जहाँ अक्सर सूखा रहता है, तो वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता है। उसके बाद किसानों को सही टाइम पे या उचित जिसे कहते हैं हम फाइनेंस या रिसोर्सेज की कमी होना, पैसों की कमी होना, वो या तो लोन उनको ठीक से मिल नहीं पाता या टाइम से नहीं मिल पाता। जो भूमि सुधार जो कि हो जाने चाहिए थे उस टाइम तक, वो नहीं हुए थे, जिसमें ज़मीनों की सीलिंग और बंटवारे की सिफारिश की गई थी, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई थी। सिंचाई में जैसे हमने बात किया, सुधार की बात करी गई थी, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी महसूस किया कि जो उत्पादन में सुधार, यानी जो तकनीक है, आज की तारीख में भी हम देखते हैं ज़्यादातर लोग पुरानी तकनीकों से खेती करते हैं, ट्रेडिशनल तरीक़ों से खेती करते हैं, उसको भी उन्होंने एक कारण माना। और ऋण और बीमा या तो पूरा न मुहैया हो पाना या फिर ठीक समय पे नहीं हो पाना, ये भी एक कारण बताया गया था। और इन्होंने ये भी कहा था कि वितरण प्रणाली जो है, माने जिस प्रणाली के तहत उनसे उत्पाद खरीदा जाता है और आगे खुले बाज़ार में, खुदरा बाज़ार में उसको लाया जाता है, उसमें भी सुधार करने की ज़रूरत है। तो अगर आप देखें तो यह जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है जो आई थी 2004 में, उसके बाद इस पे ज़्यादा कार्य नहीं हो पाया। हालांकि बीमे को लेके 2014 में किसान फसल बीमा योजना लाई गई थी, जिसके तहत किसानों की फसल का बीमा वगैरह ज़रूर होने लगा था, जो कि एक अच्छी बात थी। इन समस्याओं के साथ साथ स्वामीनाथन आयोग ने कुछ सुझाव भी रखे, जिसमें से एक मुख्य सुधार ये था कि उनका सुझाव ये था कि कोई एक ऐसी सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था बनाई जाए जो कि किसानों का जो उत्पाद है उसका ठीक से ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग इस तरीके से कर सके कि जो यह लोकल उत्पाद हैं उनको चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार हो, चाहे वो हमारे लोकल बाज़ार हो, उसमें उनको अच्छी तरीके से पहुंचाया जा सके और इससे उनकी बिक्री बढ़ाई जा सके और किसानों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। तो स्वामीनाथन आयोग का कहना था, और ये मैं जो रिपोर्ट है उससे कोट करना चाहूँगा। The State Agricultural Produce Marketing Committee Acts, APMC Act, relating to marketing, storage and processing of the agricultural produce need to shift to one that promotes grading, branding, packaging and
development of domestic and international markets for local produce and move towards a single Indian market. कहने का तात्पर्य ये है कि उनका ये मानना था कि जो आज की तारीख में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट यानी एपीएमसी एक्ट जो है, जो किसानों का जो उपज होती है उसकी मार्केटिंग यानी उसकी बिक्री, उनके रख रखाव मतलब स्टोरेज, और जो आगे जो उनको खुदरा मार्केट में प्रोसेस करके बेचा जाता है, वहाँ से हमें एक ऐसी व्यवस्था में शिफ्ट करने की ज़रूरत है जो कि एक बाज़ार हो पूरे हिंदुस्तान के लिए. क्योंकि एपीएमसी की जब हम बात करते हैं तो एपीएमसी इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट, माने ये एक राज्यों का वो नियम है और हर एक राज्य में ये अलग अलग हो सकता है. तो उनका कहना ये था कि हमें एक ऐसी व्यवस्था की तरफ जाने की ज़रूरत है कि जो वन इंडिया वन मार्केट हो, और ऐसी एक व्यवस्था हो जो कि उनके अनाज, उनके प्रोड्यूस का सही से ग्रेडिंग कर सके, ये बता सके कि ये जैसे हम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी ग्रेडिंग होती है, कौन बच्चा कितना अच्छा है, और उसी तरीके से उनके अनाज की, उनके जो प्रोड्यूस है उनकी भी ग्रेडिंग हो सके, उनको सही तरीके से ब्रांडिंग और पैकिंग किया जा सके, जिससे कि वह जो घरेलू बाज़ार हैं या अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार हैं उनमें उनको बेचा जा सके, और जो किसान भाई हैं उनको उनका अच्छा दाम दिलाया जा सके, उचित मूल्य दिलाया जा सके, जिससे कि जो किसान हैं उनको भी फ़ायदा हो, और जो आगे जो उनको उन उत्पादों को खरीदते हैं उन उपभोक्ताओं की भी जो कीमतें हैं वो इतनी न बढ़ें कि उनके उससे भी बाहर निकल जाए. तो ये एक उनका जो सुझाव था वो है. उसके अलावा स्वामीनाथन कमीशन ने या स्वामीनाथन आयोग ने एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको कैसे आंका जाए उसके ऊपर भी एक फॉर्मूला का प्रस्ताव रखा, जिससे कि इसका किसानों को एक सही उचित मूल्य मिल सके. लेकिन देखा ये गया कि जो एपीएमसी एक्ट है और जिसकी वजह से हमने देखा कि स्वामीनाथन आयोग बना और स्वामीनाथन आयोग के जो सिफारिशें आई, कहीं ना कहीं एपीएमसी जिस उद्देश्य से बनाया गया था उस उद्देश्य से कहीं ना कहीं पूरा करने में असमर्थ रहा था. अगर देखा जाए तो स्वामीनाथन आयोग का एक ये भी मानना था कि जो कृषि, जो कि सबसे बड़ा हमारा जिसे कहते हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग कृषि या कृषि से जुड़े व्यापार में इन्वॉल्व हैं. अगर आंकड़ा देखा जाए तो 1961 में जितनी हमारी जो लोग थे जो कृषि या उससे जुड़े उद्योगों में इन्वॉल्व थे, वो 75.9% लोग कृषि या उससे जुड़े उत्पादों से आय, वो उनके आय का मुख्य स्रोत था. वहीं पे 1999 से 2000 के जो गणना हुई उसमें यह घट के 59.9% रह गई, यानी 59.9%. तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग भाग कृषि और उससे जुड़े उद्योगों से दूर हटना शुरू हो गए थे. क्योंकि अमूमन देखा जाए तो जितने भी छोटे और मझोले किसान हैं उनके लिए ये बड़ा मुश्किल होता था कि वो अपनी जो लागत थी उसको भी निकाल सकें. अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग 94% ऐसे किसान हैं जो या तो छोटे किसान हैं या मझोले किसान हैं, जिनके पास इतनी ज़मीन नहीं है और वो जो अपना उत्पाद जो अपनी खेती से निकालते हैं वो भी इतना नहीं है कि जिससे उनको जो
बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो ये अब आगे हम बात करते हैं कि एमएसपी यानी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें 3 पैरामीटर होते हैं। पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है कि जो आपका इनपुट कॉस्ट है, यानी कि जो आपने बीज में, खाद में, इन सब में जो लगाया उसका क्या मूल्य है। उसके बाद उसमें प्रति कृषक परिवार कितने लोग काम करते हैं, उनका जो एक दिन का जो मेहनताना होता है वो, और जो तीसरा इसका पहलू है वो है जो ज़मीन का मूल्य है वो। तो जो ये पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य उसका आंकड़ा लगाया जाता है, उसमें जो पहला कंपोनेंट यानी जो इनपुट कॉस्ट है, जो बीज और इन सब की जो इनको खर्चा पड़ता है, उसके साथ जोड़ के जो जितना समय उन्होंने लगाया खेती के लिए, ये जोड़ के जो भी मूल्य आता है उसका आधा करके न्यूनतम समर्थन मूल्य पे आंका जाता है। इसी को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। हालांकि किसानों का इसके साथ भी एक मनमुटाव है कि वे ये चाहते हैं कि उसमें जो उनके जो खेती वाली ज़मीन है उसका जो मूल्य है, चाहे वो जो भी मूल्य है उसके हिसाब से उसको भी उसमें जोड़ा जाए, और जो इसका योग बने उसका आधा वो न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए। एक 2004-05 में एक और सर्वे हुआ था जिसमें ये पता लगाने की कोशिश की गई थी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके बनिस्बत जो किसान पैसा लगा रहा है क्या उसको पूरा मूल्य मिल रहा है। तो इस आंकड़े के हिसाब से प्रति क्विंटल गेहूं के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो कुछ 1400 रुपये था, जबकि किसान उसको उसी फसल को उगाने के लिए 1 क्विंटल के लिए तकरीबन 1900 रुपये खर्चे कर रहा था। तो ये 1400 कुछ रुपये था और 1900 कुछ रुपये था, तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो लगभग उस किसान को 500 रुपये अपनी लागत से कम मिल रहा था। तो अब 2017-18 में तत्कालीन सरकार को ये लगा कि किसानों की, उनका एक उद्देश्य था कि किसान की आय कैसे बढ़ाई जा सके, और जितना भी किसान सामान जो भी अपना ये उत्पाद है उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेचा जा सके जिससे उनकी आय में वृद्धि हो। तो इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया, जो कि जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके नेतृत्व में 7 मुख्यमंत्रियों की एक समिति बनाई गई, और जिसमें नीति आयोग से श्री चंद भी थे। तो ये जो समिति बनाई गई इसमें 7, जैसा मैंने बताया, 7 चीफ मिनिस्टर थे, जिसमें से देवेंद्र फडणवीस जी जो तत्कालीन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, श्री प्रेमा खांडू जी जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, श्री मनोहर लाल खट्टर जी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, कमलनाथ जी जो कि उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, श्री कुमारस्वामी जी जो कि कर्नाटका के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, इसके अलावा विजय रूपानी जी जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने स्वामीनाथन आयोग के जो सिफारिशें थी उनके, या जो उनके सुझाव थे, उनके बारे में विस्तृत चर्चा की, और 2 नए कानून बनाए गए, तथा जो असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट था उसमें कुछ फेरबदल सुझाए गए।
और इन सब का उद्देश्य ये था कि कैसे इस मार्केट को, जैसे हम जब एपीएमसी की बात करते हैं तो एपीएमसी का उद्देश्य ये था कि केवल एपीएमसी को ही पहले बेचा जा सकता है, और उसके बाद जो बचता है वही केवल बाहर बेचा जा सकता है। तो इसको वो करने के लिए जो विधेयक या जो विधेयक पारित किया गया था, उसके जो मुख्य बिंदु थे, जो 2 नए विधेयक थे, उसमें पहला विधेयक है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, जो कि उत्पाद और उसके उत्पाद से जुड़े जो बाकी व्यवस्थाएं हैं, जैसे वो कहाँ विक्रय करेगा, कैसे वो आगे खुदरा बाजार में आएगा और कैसे उनको उनके फसल का उचित मूल्य मिल सके। तो इसके तहत ये बताया गया था कि जो किसान है वो केवल मंडी में नहीं बेच सकता है, वो जहाँ चाहे वहाँ बेच सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ बेच सकते हैं। आपको अब आप बंधे नहीं हैं कि आपको केवल मंडियों में बेचना है। इसके अलावा जो पहले, जैसे हम देखते हैं कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, ई कॉमर्स का ज़माना है, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि जिससे जो किसान है वो ई कॉमर्स कंपनीज को बेच सके। तो अब इस कानून में वह भी प्रावधान है कि वो जिस किसी भी ई कॉमर्स कंपनी को बेचना चाहे उसको आगे क्रय कर सकते हैं। और इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है निंजा कार्ट, जो कि किसानों से सीधे फल सब्जियां खरीदता है और आगे खुदरा व्यापारियों को देता है, और बीच में जो बाकी और कई लोग आते हैं, 4 या 5 लोग जो कमीशनिंग एजेंट आते हैं, उसके एक आड़ती, दूसरा आड़ती, उन सबको निकाल के सीधे हमारे जो कंज्यूमर्स या उपभोक्ता हैं उन तक पहुंचाता है। उसके साथ साथ उसमें यह भी प्रावधान था कि यदि कोई भी किसान अपने राज्य से दूसरे राज्य में अपनी फसल बेचना चाहे तो वह राज्य उन किसानों के ऊपर को किसी भी तरीके का टैक्स या कोई भी सेस उन पे नहीं लगा सकता है। तो इससे उनको न केवल अपने जो राज्य की मंडियां हैं उनमें बेचने की छूट मिली, उसके अलावा बाकी मंडियों में बेचने की छूट मिली। ये कुछ मुख्य बिंदु थे पहले जो एक्ट था उसके। दूसरा एक्ट है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। इसके तहत उन्हें एक लीगल फ्रेमवर्क दिया गया कि जिससे अगर वो जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं, जैसे कि वो किसी भी जो कोई मंडी है या कोई कॉर्पोरेट है, उनके लिए अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहे तो वो कर सकते हैं, जो कि पहले अलाउड नहीं था। साथ साथ में इसमें अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद को कैसे सुलझाया जाए उसके बारे में भी, उस पूरी व्यवस्था के बारे में भी बात की गई है। तीसरा और अहम जो पहलू है इसका वो था जो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट था, उसमें कुछ बदलाव किए गए थे। किया ये गया था कि इन्होंने कुछ एक जो खाद्य सामग्री थी, जैसे कि आपकी दालें, चावल, आलू, आपकी प्याज, जो खाने वाले जो बीज होते हैं तेलों पे, इन सब में जो एक भंडारण की एक जो लिमिट थी उसको हटा दिया गया था। हालांकि उसमें एक शर्त ये भी रखी गई थी कि अगर कोई भी आपदा या ऐसी कोई घटना हो जाती है, जैसे जंग हो जाए या ऐसी कोई भी अप्रत्याशित घटना हो जाती है, तो उस समय ये भंडारण की जो लिमिट है उसको दोबारा लगाया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य इसको चेंज करने का ये था कि जो किसान जितना भी अपना जो
जो प्रोड्यूस है उनका, उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचा जा सके। अगर हम बात करें जो जो अभी की व्यवस्था है उसकी, तो जो FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जितने भी जो किसान अपना इनकी फसल होती है उसका केवल 1/3 यानी 33.5% ही, 33.5%, जी हाँ, केवल इतना ही वे खरीद पाते हैं। ये आंकड़ा 2018-19 का है। इससे पहले ये आंकड़ा और भी कम था। माने अगर किसान 100 किलो अनाज उगा रहा है तो उसमें से केवल 33 किलो अनाज ही खरीदा जा रहा है। बाकी 67% औने पौने दामों पे खरीदा जा रहा है या वह सड़ जा रहा है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की, तो उसके साथ भी कई शर्तें जुड़ी हुई हैं कि वो एक स्तर का होना चाहिए, उसमें क्या उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, इसका भी एक मापदंड तय है। और यही सबसे ज़्यादा एक जिसे कहते हैं कि जो आड़ती होते हैं या जो कमीशनिंग एजेंट होते हैं, उनको मौका मिलता है उसको मैनिपुलेट करने का। तो अब साहब ये तो हो गए जो विधेयक लाए गए थे, जो कि अगर देखा जाए कागज़ों पे देखा जाए तो कृषि को ही समर्थन करते हैं और उन्हीं के लिए एक ऐसा कानून है जो उनकी मदद करेगा। अब इसका सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है इस बात को लेके कि इन्हें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये लोग गारंटी चाह रहे हैं कि ये नहीं जाएगा। जब हम MSP की बात करते हैं तो MSP से जुड़े हुए कई ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे तथ्यों के बारे में या आंकड़ों के बारे में बात करें तो उनको उजागर करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने कहा कि स्वामीनाथन आयोग ने एक सूत्र सुझाया था जिसके तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को मापा जा सके या ये कहा जा सके क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए। अगर देखा जाए, जैसा कि हमने कहा कि लगभग 94% जो किसान हैं वो छोटे और मझोले हैं, और अगर देखा जाए तो उनका जितनी फसल वो उगाते हैं वो कभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पे और ये आंकड़ों के आधार पे है, वे उतना भी लागत नहीं निकाल पाते हैं जितनी, मतलब वो अपनी लागत भी नहीं निकाल पाते हैं। अगर हम बात करें कि कितनी फसल उगाई गई थी और कितनी खरीदी गई है, तो पिछले 5 सालों में अगर हम बात करें कि चावल की खेती के बारे में, तो जहां 2015-16 में केवल 32.77% चावल FCI ने खरीदा है, वहीं आज 2019-20 में बढ़ के 40% हुआ है। अभी भी 60% कहा जाता है या जिसे कहते हैं वेस्ट हो जाता है। वहीं हम अगर गेहूं की फसल की बात करें तो केवल 34.46% गेहूं ही खरीदा जा सका है। और आंकड़ों की देखें तो हर जगह अमूमन यही आंकड़े हैं, और अगर हम एवरेज की बात करें तो लगभग 1/3 फसल ही केवल खरीदी जा सकती है या खरीदी गई है। इसका मतलब यह है कि जो बाकी 2/3 बचती है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है। और अगर हम देखें एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के हिसाब से उनको आप ज़्यादा भंडारण भी नहीं कर सकते, और यही चीज़ है जिसको ये कानून सुधारना चाहता है। इसके अलावा कई और मुद्दे हैं जिन पे किसानों का
एक तरीके से सरकार के साथ जो बातचीत कर रहे हैं उसमें एक उनका जो मनमुटाव है उस चीज़ को लेके भी है कि जो निस्तांतरण की अगर किसी भी किसान को किसी जो विक्रेता है जो खरीदार है उसके साथ अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके रेजोल्यूशन के लिए या उस मसले को सुलझाने के लिए जो एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया है उस पे भी उनका ये कहना है कि वो जो वहाँ की लोकल कोर्ट है उस पे जाना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी भी उनकी मांग है। तो अगर अमूमन देखा जाए, अगर आंकड़ों की बात करें या फिर हम ये बात करें कि इस कानून से क्या किसानों का भला होगा, तो अगर देखा जाए तो इस कानून से जाहिर सी बात है जितने भी छोटे मझौले किसान हैं उनको निश्चित तौर पे बहुत फ़ायदा होगा। अगर देखा जाए कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा सामान, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फसल वो बेच पाएंगे, इससे उनकी आय में ज़रूर वृद्धि होगी, जो कि जो जितने भी प्रावधान हैं उनके बारे में पढ़ के, उनके बारे में जान के यही समझ में आता है। जहाँ तक बात रही विपक्ष की, तो विपक्ष का ये कहना है कि साहब ये तो अदानी अंबानी को बेचेंगे या कि इस पे जो है जितने भी बड़े बड़े और अब तो बाबा रामदेव जी भी इस विवाद में घसीट लिए गए हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर जो विरोधी पार्टियां हैं उन्हीं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आज भी चाहे जियो मार्ट हो चाहे कोई भी हो, वो मंडियों से भी सामान खरीदते हैं, किसानों से भी सामान खरीदते हैं। जब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं तो आज की तारीख में अगर हम गांव में देखें तो अधिया, अगर आप पूर्व यूपी की तरफ जाएंगे तो अधिया कहा जाता है। अधिया क्या है? एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही है कि हम अपना खेत, जो जिसके पास खेत होता है वो मज़दूर को जो फसल उगाने के लिए देता है और उसके एवज़ में दोनों आधा आधा फसल बांटते हैं। तो यह भी एक तरीके की अगर देखा जाए तो यह कॉन्ट्रैक्ट की ही व्यवस्था है। हालांकि इसमें कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं होता, मुंह सारा काम होता है, कच्चा काम होता है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही है। तो हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो किसानों की मांगें हैं उनमें कई मांगें ऐसी हैं कि जो उनको इस कानून के साथ साथ और भी इसको मजबूत बनाने में ही मदद करेंगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि भाई आप जो है धरने पे बहुत दिन तक नहीं बैठ सकते हैं, कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को बातचीत से ही इस मसले का हल निकालना पड़ेगा। जहाँ तक बात रही विरोधियों की, तो ये कानून तो उन्हीं के समय में स्वामीनाथन आयोग बनाया गया था जिसकी सिफारिशें थी और जिसको ये खुद भी लाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो लाने में असफल रहे, या यूँ कहें कि उन्हें ये मालूम था कि इसका कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से विरोध होगा, तो वो विरोध को संभालने में अक्षम थे और इसी के लिए वे ऐसे कानून को नहीं ला पाए। तो इस मसले का हल केवल बातचीत से निकल सकता है। लेकिन अगर कानून की बात की जाए तो ज़्यादातर प्रावधान ऐसे ही हैं जिसमें कि सारे ही किसानों को और ख़ास करके छोटे और मझौले किसानों को फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वार्ता को यहीं समाप्त करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।